So hello and welcome everyone and welcome back to my channel Instrumental Banker. So दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था सॉरी यस्टरडे लाइव में मैंने आपको बताया था कि दैट आज हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस पे चर्चा करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से फाइनेंशियल अवेयरनेस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं फॉर स्केल 2 एंड 3 राइट। सो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए इस चैनल पे। सो जब भी हम लोग स्केल 2 और 3 की बात करते हैं दोस्तों, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्केल 2 एंड 3 एग्जामिनेशन राइट। सो जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है दैट इज़ फाइनेंशियल अवेयरनेस। हालांकि पहले मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को कि बिफोर 2022 एग्जाम ऑफ स्केल 2 जो भी एग्जाम हुआ करते थे फॉर स्केल 2 एंड 3, तो इसमें बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे। मतलब फैक्ट से क्वेश्चंस आते थे, बट उसके बाद से धीरे धीरे पैटर्न हैज़ बीन चेंजिंग ईच ईयर एंड जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फैक्चुअल कम होते हैं और वो डेटा बेस्ड ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को कैसे कवर करना है और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इन फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ दे देंगे। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस दोस्तों, आप दिमाग में बस ये मत बना के रखना कि ओनली करंट अफेयर कम्स राइट। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस, so there are actually two parts it is having, right? The first one is static and the second one is current, right? सो स्टैटिक में बिल्कुल जो बैंकिंग की बेसिक्स होती है वो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ठीक है, एक चैप्टर होता है। उसके बाद हो गया आरबीआई इन इट्स फंक्शन हो गया, ये भी स्टैटिक का पार्ट है। देन अदर बैंक्स हो गया, जो हमारे यहाँ भी जो भी बैंक्स हो गए वो हो गया। उसके बाद जितने हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी हो गई, फॉर एग्जांपल डीआईसीडीसी हो गया, एनएचपी हो गया, सेबी हो गया, सिडबी हो गया, ठीक है। ये सब सारे सब्सिडरी और आरबीआई के सब्सिडरी तो खैर इसी में हम लोग पढ़ लेंगे। देन उसकी बात करें तो एनआई एक्ट हो गया, प्लस और भी बहुत सारे एक्ट इसमें बहुत सारे रहेंगे। उसके बाद एटीएम हो गया, कार्ड हो गया, देन एनपीए एंड सरफेसी हो गया, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स तो एनआई एक्ट में ही हम लोग खैर देख लेंगे, चेक और जो भी डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर स्टार्टिंग में, ठीक है। बट हम लोग इसकी चर्चा अब कम क्यों करते हैं, तो देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस कि जो भी पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस आते थे लगभग 40% 50% आउट ऑफ टोटल फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस उसमें स्टैटिक के आया करते थे। बट नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस कि हमारे पास जो ज़्यादा होते हैं वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जो होते हैं ये लगभग 80 to 85% क्वेश्चन हमारे करंट से पूछे जाते हैं, और बाकी के जो 20% क्वेश्चंस होते हैं या 15% क्वेश्चंस होते हैं वही बस स्टैटिक से पूछे जा सकते हैं। वो भी स्टैटिक में वही स्टैटिक पूछे जाते हैं। आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखना कि मान लो कोई भी न्यूज़ है, मान लो चेक रिलेटेड कोई न्यूज़ चल रहा है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं वो क्या कि चेक रिलेटेड जो स्टैटिक के पार्ट होते हैं, चेक से रिलेटेड जो भी हो सकते हैं सेक्शन या कुछ भी हो सकते हैं, या एनआई एक्ट में रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं, वो उस उससे स्टैटिक बना के आपको पूछ दें। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल स्टैटिक में बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्टैटिक ही पूछेंगे। तो जो भी चीज़ चल रही हो से उससे अगर कोई कनेक्टेड स्टैटिक बैंकिंग हो तो आप लोग उसको भी ध्यान देना। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अभी हम लोग के पास हम लोग एमपीसी की बात करते हैं, ठीक है। जो एमपीसी की मीटिंग होती है, नहीं एमपीसी छोड़ दो, एमपीसी की बात नहीं करते हैं, ये तो काफ़ी वर्स्ट हो गई। अ, ठीक है। मान के चलो हम लोग बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो अभी। फॉर एग्जांपल अभी मर्जर का सीन चल रहा है, ठीक है। आरआरबी मर्जर का चल रहा है अभी सीन। तो आरआरबी मर्जर का सीन चल रहा है, तो हो सकता है कि मर्जर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक में पार्ट हो
जो स्टैटिक बन चुका, फॉर एग्जांपल कि नेशनलाइज बैंक का भी मर्जर हुआ था, ठीक है। तो जो स्टैटिक में हम लोग को वो पढ़ने को मिलेगा, है ना, 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था और 1980 में हुआ था। तो ये स्टैटिक के पार्ट है। तो हो सकता है कि आपको करंट मर्जर से ना पूछ के क्वेश्चंस, वो आपको पूछते हैं प्रीवियस जो भी मर्जर हुए थे स्टैटिक पार्ट में से, वो उसमें से पूछ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो whenever you start like reading any questions, any particular topics in current financial awareness, सो आपको उससे रिलेटेड आसपास उसके जितने भी स्टैटिक हैं वो आपको पढ़ना है। लेट सपोज कि अगर मान लो कि इंडियन ओवरसीज बैंक में कुछ भी हो रहा है, कुछ नया एप्लीकेशन आया, ठीक है। आपने एप्लीकेशन के बारे में जान लिया कि आईओबी ने एक नया एप्लीकेशन बनाया है, जो भी हो, ठीक है। तो उसमें जब आईओबी पढ़ रहे हो तो इसका टैगलाइन भी देख लो, इसके एमडी सीईओ को भी देख लो। तो ये नॉर्मल रूल है कि अगर उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक हैं हम लोग को वो करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस में स्टैटिक पार्ट की, बिकॉज इट इज़ को रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस। मीन्स की करंट हमारा जो फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्वेश्चंस होती है वो उससे रिलेटेड होती है। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर कि इसकी जो वेटेज होती है स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस की, दैट इज ओनली 15 to 20% आउट ऑफ 100% क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई मीन अगर 40 क्वेश्चन में हैं तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ही आप देख सकते हो स्टैटिक के होंगे, वो भी रिलेटेड होंगे करंट से ही। ठीक है दोस्तों। तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। अब करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस पे हम कैसे बात करेंगे? सबसे पहले इसको हटा लें थोड़ा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो लोगों के सबसे पहले मन में क्या सवाल आता है? सबसे पहला सवाल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्लियर कर दूं इस चीज को, कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स। आप लोग समझ गए होंगे फॉर हाउ मेनी मंथ्स का मतलब। So whenever financial awareness comes to our mind, the first question that revolve around is that for how many months we should start studying financial awareness, कितने महीनों का financial awareness हमें पढ़ना चाहिए। So let's suppose कि your exam your exam is going to be held in December, right? So दिसंबर से पहले आप 6 से 8 महीना ले लो, ठीक है। मैंने जो शुरुआत किया है आज से पढ़ने के लिए, वो मैंने जून मंथ से फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्टडी करना शुरू किया है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मई से शुरू करना चाह रहे हो, या फिर कोई चाह रहे हो कि मैं बिल्कुल 12 मंथ का ही पढूं, सो देयर इज नो इशू, उसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको टाइम बार होके देखना है वो, कि आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो आप उस चीज़ को करो। बट आई ऑलवेज से कि 6 मंथ जो होते हैं वो काफ़ी इनफ होते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मान लो कि फर्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो पहले क्या होता था, पहले के ट्रेंड में मैंने एक चीज़ देखा है ये, कि जो क्वेश्चंस आते थे, मान लो एग्जाम आपका इस समय है, ठीक है, 6 मंथ के लास्ट में एग्जाम। तो हम लोग क्या करते थे, 6 मंथ को उतना वेटेज नहीं दिए, उसके बाद धीरे धीरे जो वेटेज होता था पहले इस तरफ ज़्यादा बढ़ता जाता था नम क्वेश्चंस के। लेकिन अब क्या होता है, जो क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं वो कैसे आएंगे, इस तरफ वेटेज बढ़ेगा। और यहाँ पे हमारा एग्जाम है। व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर आप 6 मंथ में एग्जाम दे रहे हो, तो जो मान लो अगर आपका एग्जाम 20 तारीख को है ना, 20 दिसंबर को, तो हो सकता है कि 18 तारीख का करंट अफेयर्स मीन करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है। ये जैसे जैसे मेंस के नज़दीक जो होता है एग्जाम के, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई है अब के ट्रेंड में, राइट। तो व्हाट यू हैव टू फोकस, द वेटेज शुड ऑलवेज बी इन to the month in which the exam is going to be held, right? उसके बाद ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमें 6 मंथ का पढ़ना है मिनिमम। देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन रहता है सबके दिमाग में, सोर्सेज। सोर्सेज देखो, जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, कि हाउ आई प्रिपेयर फॉर स्केल 2 एंड हाउ आई प्रिपेयर फॉर स्केल 3। सो दोनों
स्केल का जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा जो फंडा था वो बिल्कुल सीधा था. सो आई ऑलवेज चूज टू सोर्सेज. वन इज पीडीएफ एंड वन इज यूट्यूब वीडियो. और यूट्यूब वीडियो मैंने कभी भी परचेस नहीं किया. ये मैं परचेस नहीं किया था. ये मैं हमेशा परचेस करता हूँ. मैंने दोनों बार जो परचेस किया था वो परीक्षार्थी का परचेस किया था. ठीक है. तो आप लोग जा सकते हो परीक्षार्थी के साथ. अगर ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं. ठीक है. पीडीएफ कोर्स इनका बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है. सो यू कैन गो फॉर दैट. और अब देखो फिर मैं दो की बात क्यों करता हूँ. अब मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको पढ़ने का तरीका क्या होता है. मैं अभी आपको जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि दैट आई वुड शेयर माई नोट्स दैट हाउ आई मेक नोट्स फॉर फाइनेंशियल अर्निंग्स एंड हाउ आई रिवाइज दैट. मैं उसको कैसे रिवाइज करता हूँ, कैसे लिखता हूँ, कैसे उसको हाईलाइट करता हूँ, कैसे समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, विच शुड गोना वी शुड स्पीक सॉरी स्कीप, और क्या हमें स्किप नहीं करना चाहिए, और किस किस चीज़ पे हमको और गौर दे के वो पढ़ना चाहिए. राइट. सो ऑल वी विल टॉक अबाउट लेटर. सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेस की. ठीक है. एक पीडीएफ सोर्स लेना है और एक यूट्यूब वीडियो. यूट्यूब वीडियो के लिए आपको कोई भी सर्च कर सकते हो. सीधे मंथली जा सकते हो, वीकली जा सकते हो. आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे फ्री में. ठीक है. बट अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ तो आपको क्या करना है. सबसे पहले पीडीएफ लेट सपोज कि आपने परीक्षार्थी का या फिर किसी भी और रिसोर्स सोर्सेज का ले लिया है. ठीक है. अब आपको क्या करना है कि लेट सपोज कि मैं जून से शुरू कर रहा हूँ. ठीक है. तो मैंने जून के पीडीएफ से पहले मैं क्या करता हूँ. सबसे पहले मैं नंबर वन स्टेप में नोट्स बनाता हूँ, एक बार लिखता हूँ. ठीक है. आप लोग कहेंगे कि बहुत टाइम लगता है. अरे भैया टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आसान है ये. 2 दिन में नोट्स बन जाते हैं 1 महीने के. ठीक है. तो नोट्स मैंने सबसे पहले बना लिया जून मंथ का. लेट सपोज कि आपने 3 दिन लिया, 3 डेज लिया आप. ठीक है. अब 3 डेज लिया. तो उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि उस जून मंथ का मैं वीडियो यूट्यूब में जाके सर्च करूंगा. और जून मंथ का वो मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो खोलूंगा. कोई भी मान लो 2 घंटे का वीडियो है. अब आप उसको देखो. जैसे ही ये पढ़ा तुरंत उसके बाद ही आपको ये करना है. अगर ये बहुत दिन के बाद करोगे तो फिर कहानी खत्म. इसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले आपको जाके वीडियो देखना है जून मंथ का फाइनेंशियल अवेयरनेस का, कहीं से भी किसी भी सोर्स से. अब आपको क्या करना है, वो जो वीडियो देखना है वो ऐसी वीडियो देखनी है जिसमें क्वेश्चन वाइज हो. मतलब 50 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो वो आपके लिए और बेटर है. ठीक है. तो आपको वैसे वीडियोस देखने हैं. अब आप जब वो बनाओगे तो उसमें क्या होगा. लेट सपोज कि उसमें 100 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं तो उसमें आपका रिकॉल होगा. जितने भी आपने पढ़े हैं वो रिकॉल होगा. अब जैसे ही आपको कभी कभी क्या होगा कि लेट सपोज कि आपने कोई भी क्वेश्चंस पढ़ा वो उसमें से मिल गया तो आपको काफ़ी खुशी हो कि हाँ मैंने सही किया है. आपने कोई कुछ कभी कभी ऐसा होगा कि अब एक क्या करना है कि नोट्स को लेके बैठना है साथ में. हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हो, आप डेटा बेस हो, लेकिन वो आपको याद नहीं हो रहा, तो उसी में उसको खोल के देख लो कि उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस थे. उसी समय वो क्लियर हो जाएगा, फिर उसको अंडरलाइन कर दो. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग को करना है. और जो चीज़ें जो आपने उसमें नहीं पढ़ी हो बट आपको लग रहा हो कि रिलेवेंट है एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो आपको क्या करना है उसको उसी मंथ के नोट्स के नीचे में अलग से पॉइंट को और लिख लेना है. सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस. ऑलवेज मैं हमेशा यही करता था. मैंने पहले पीडीएफ का नोट्स बनाया. उसको अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो एक बार और रिवाइज कर लो. देन आप वीडियो देखो. वीडियो से उसको मैच करो. रिकॉल होगा. ये तो ये आप तीसरा टाइम कर रहे होगे एक्चुअली, क्योंकि आपने एक बार नोट्स बनाया, फिर नोट्स को रिवाइज किया, उसके बाद आप वीडियो देख रहे हो. ठीक है. तो मीन्स कि फर्स्ट 2 बार पीडीएफ और एक बार वीडियो मीन्स कि आपने 3 बार पढ़ लिया. और इस पूरे साइकिल को करने में मेरे ख्याल से 1 हफ्ते लगते हैं, 1 मंथ को पूरा करने में. ठीक है. तो अभी आप एक सॉरी 1 मंथ नहीं, एक वीडियो 1 वीक लगेंगे आपको 1 मंथ को पूरा करने के लिए. तो अभी आपके पास बहुत सारे वीक बचे हैं तो आराम से 6 महीने का हो जाएगा. बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन अब उसके बाद हमें क्या करना है. लेट सपोज कि आपने 1 मंथ का इतना चीज़ तो कर लिया. अब उसके बाद हमें जाना है आरबीआई पे. तो अगर आप पीडीएफ ले रहे हो तो इसमें आरबीआई सर्कुलर्स पे भी मिल जाएंगे मंथ वाइज. तो उसको पढ़ लेना है. ठीक है. अब आरबीआई के सर्कुलर्स को कैसे पढ़ना है, पहले तो पीडीएफ से पढ़ लिया. उसके बाद आरबीआई की साइट पे जाके मास्टर सर्कुलर देखने हैं. उसमें मंथ वाइज ईयर वाइज होते हैं. उस पर क्लिक करके देख लेना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है. सारी चीज़ को नहीं लिखना है. जो रिलेवेंट है वो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा. फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे सर्कुलर को पढ़ना होता है अगले वीडियो में. मोस्ट प्रोबेबली ऑन सैटरडे और संडे आई वुड
डू लाइव कि मैं आपको कैसे बताऊँ, उस टाइम मैं आपको बता दूंगा लाइव के समय, ठीक है। तो इसकी टेंशन मतलब पहले आप इस पे फोकस करो, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर्स भी हो जाएंगे। फिलहाल जो भी पीडीएफ होंगे उस मंथ के आरबीआई आरबीआई से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड, वो आपको परीक्षार्थी में या कोई भी जो आप लोगे तो उसमें आपको आरबीआई से रिलेटेड सारी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी साइट्स आरबीआई के साइट से कैसे पढ़ना है उस मास्टर सर्कुलर को, और उससे क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं उसको कैसे देखना है, सो these all things we will discuss on Saturday or Sunday, right? So this is how I prepare for financial awareness। मैंने आपको वो चीज़ बताया। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि कितने मंथ्स की पढ़ने हैं, कैसे सोर्सेज, कौन से सोर्सेज लेने हैं। देखो मैं जब भी आप बार बार बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं डैट कि कौन से सोर्स से पढ़ें। देखो सोर्स हर कोई बढ़िया होता है। आप कोई भी एक पीडीएफ कोर्स ले लो, उस पर आप बिल्कुल उसी पर डिग रहो, और जो पढ़ो उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार पढ़ो। बट फाइनेंशियल अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है कि आपको डेटा नहीं याद हो सकता है एक बार में, क्योंकि इतनी सारी डेटा है, इतना सारा डेटा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक छोटे से अपने नोट्स में कि कितना सारा डेटा होता है, और ये हमें 6 मंथ का पढ़ना है, प्लस आरबीआई सर्कुलर प्लस सेबी सर्कुलर। तो क्यों मैं बोलता हूँ कि 3 से 4 बार रिवाइज करना है, सो देर इज अ रीजन, बिकॉज यू आर नॉट लाइक काइंड ऑफ मशीन कि आपको बिल्कुल सारे डेटा याद हो जाएंगे। बट अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो जो आप होते हैं वो डेटा से फैमिलियर हो जाते हो, तो जो 4 ऑप्शंस होते हैं, सो यू वांट पिक वन और वन आउट जो आपके सही होंगे, ठीक है। उसको आप पिक कर सकते हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड दिस इज द रीजन दैट व्हाई आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट ऑल 40 क्वेश्चंस, even if not possible to attempt all 40 questions, if something is really out of your आई वुड से पेरीमीटर ऑफ योर नॉलेज, सो आप उसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट आपको एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल फेमिलियर लगेगा क्वेश्चन, सो यू शुड ट्राई ऑल दोज क्वेश्चंस, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि आप बिल्कुल परफेक्टली ये नहीं बोल सकते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस में। आज के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बिल्कुल ये सही होंगे। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर आप उसमें से 30 क्वेश्चन कर रहे हो, 28 क्वेश्चन कर रहे हो, और उसमें तो आपके दिमाग में बस यही चलेगा कि क्या ये सही है या नहीं, मतलब। लेकिन हालांकि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं दैट इन विच यू यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये आंसर सही है। बट तो ये काफ़ी कम होता है, क्योंकि अगर डेटा से क्वेश्चंस पूछ देते हैं तो हम लोग बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हो, दिमाग में वो चीज़ें नहीं रहती है उस टाइम। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग को बार बार रिवाइज करना है, कम पढ़ो बट बार बार पढ़ो उसे, ठीक है। तो सोर्सेज कोई भी ले लो, परीक्षार्थी ले लो, नॉलेजिस्ट ले लो, बैंक एग्जाम्स टूडे ले लो, और भी बहुत सारे हैं, मैं तो भूल भी रहा हूँ, बहुत सारे। आप जैसे ही सर्च करोगे बहुत सारे पीडीएफ आ जाएंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस की, ठीक है। तो आपको कोई भी एक अच्छा सोर्स लेना है जो डीप बताए। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वन लाइनर ले लिया, बिल्कुल 50 क्वेश्चन से एक मंथ के हो गए वन लाइनर, उससे कोई फायदा नहीं होगा। याद रखना, अगर उसमें डेटा नहीं है आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको ये लगेगा कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया ये मंथ, बट एक्चुअली when you will appear in the examination, so the scenario will be very different and you will feel like ऐसा फील करोगे कि जैसा मैंने कुछ पढ़ा ही ना हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। बिल्कुल डेटा को छोड़ना नहीं है, जो अच्छा लगता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। डीप पढ़ो, एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार पढ़ो, 2 बार में नहीं तो 3 बार में पढ़ो, सो बट आपको रिवाइज करनी पड़ेगी बार बार, ठीक है। सो दिस इज ऑल ऑल थिंग्स अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस। मैंने आपको बता दिया 6 मंथ का पढ़ना है, सोर्सेज कहाँ से लेने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ कब से कब तक पढ़ना है, फिर पीडीएफ और एक यूट्यूब वीडियो कैसे पढ़नी है, कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे रिवाइज करना है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स करना है हमें, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताता रहता हूँ यार हमेशा कि ऐसे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, लोग ये पूछ रहे थे अबाउट माय नोट्स कि मैं कैसे बना रहा हूँ नोट्स, है ना। तो चूंकि लोगों को ये मैं बोल चुका था, सो मैंने पहले नोट्स बनाए हैं, हालांकि ये पूरा नहीं है। 8 से 10 जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने जून से शुरू किया है, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सो सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, सो दैट्स ओके, बट इसको शेयर भी करें, ठीक है। जो भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स who are going to appear in scale 2 or 3 examination, so please share it with them, okay। ओके दोस्तों, सो लेट्स सी, ये जो मैंने आज ही नोट्स बनाया है जस्ट अभी, बस आप ही लोगों के लिए और मेहनत किया है, हालांकि ये मैंने अपने लिए भी बनाया बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपेयर इन द सेम एग्जामिनेशन, राइट। बट ये मैंने अभी बनाया है जस्ट आधे घंटे पहले।
अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं, ये देखो जून मंथ का फाइनेंशियल एविडेंस है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है 2024 से 2025। मीन्स दिस इज द रिपोर्ट विच इज फॉर 1st of April 2024 to 31st of March of 2025, right? So there are so many datas you can see here. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलीज अंडर सेक्शन 53/2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 कवरिंग मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेगुलेटरी एफर्ट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले मैंने, आप ये देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो एनुअल रिपोर्ट आती है आरबीआई की, वो कौन से सेक्शन के अंदर आती है, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है। क्यों अंडरलाइन कर रखा है कि अगर मैं सेकंड टाइम में पढूं तो ये चीज़ें, मुझे सारी चीज़ें पढ़ने को ना पड़े, ठीक है, बिकॉज ये बिना मतलब का टाइम वेस्ट है। अब मैंने यहाँ पे पढ़ लिया कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है 2024-25 की, सेक्शन 53/2 सब सेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में निकला था, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इससे रिलेटेड आरबीआई बैलेंस शीट, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया बिकॉज यही है बोल्ड पॉइंट। आरबीआई बैलेंस शीट एक्सपेंडेड बाई 8.2% टू 76.25 लाख करोड़ एज ऑन March 31st of 2025 फ्रॉम 70.47 करोड़ प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आरबीआई की बैलेंस शीट है वो एक्सपेंड हुई है, बढ़ी है, वॉल्यूम उसकी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 8.2%, मीन्स कि अगर पिछली बार 100% थी तो इस बार 108.21% हो गई है। और वो पहुंच के कितनी हो गई है, 76.25 लाख करोड़ हो गई है 31 मार्च 2025 को, और पिछले साल कितनी थी, 70.47 लाख करोड़, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट ग्रो हुआ। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये उस चीज को बस आपको अंडरलाइन कर देना है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इफ यू आर रीडिंग इट, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम में हम ऐसा कर रहे हैं, फिर दूसरे टाइम में क्या करेंगे, तीसरे टाइम में क्या करेंगे, मैं अभी वो चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये पहले ये दिखा रहा हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या आ सकते हैं। अब मैं इस डेटा की बात करूँ तो आरबीआई इनकम रोज बाई 22.77%। ये देखो आरबीआई का इनकम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एरो लगा के बता दिया कि इंक्रीज हो रहा है आरबीआई का इनकम 22.77% टू 3.38। ये मुझे याद है लास्ट ईयर 2.76 लाख करोड़ थी इनकम आरबीआई की, और इस बार जो इनकम थी 3.38 लाख करोड़ हो गई है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा कि अगर नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा तो यहाँ पे एक स्टार दे दूंगा, ठीक है। अब जब भी मैं रिवाइज करता हूँ तो इसके किनारे ये जो देखो, ये जो जगह बची है, मैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता क्या, 1 सेकेंड। अगर मैं ये, तो मैंने फर्स्ट टाइम रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब मैं जब दूसरी बार पढ़ूंगा तो ये उतना बैलेंस शीट, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार एग्जाम दे चुका हूँ, 3 बार। तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है आनी एग्जाम में, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। बट अगर मैं बात करूँ इनकम की, आरबीआई की इनकम की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा शॉर्ट में आरबीआई, रिवाइज कर रहा हूँ मैं, इनकम जो है पहले लिख दूंगा कैसे, 2024, यहाँ पे लिखना है 2025, ठीक है। 2024 में कितनी थी, 2.76 लाख करोड़ थी, उसके बाद हो गई 3.38 लाख करोड़, ठीक है। अब उसके बाद इससे क्या होगा कि अगर मैं एग्जाम के पहले रिवाइज कर रहा हूँ ना, तो आरबीआई इनकम 24 में थी 276 और 25 में थी 338। तो आपको इस तरह से क्रिएट करना है चीज को। अब आरबीआई सरप्लस से क्वेश्चन नॉर्मली जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आता है क्वेश्चन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करूंगा कि इसको घेर लूंगा जब मैं बिल्कुल लास्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। आरबीआई का सरप्लस है कितना, यहाँ पे लिख देना, आरबीआई की जो सरप्लस है वो 2,68,590.07 करोड़ की है, ठीक है। जो भी सरप्लस होते हैं वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरबीआई सरप्लस, ठीक है। इनकम भी इंपॉर्टेंट है, सरप्लस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स, आई थिंक लास्ट इन स्केल 3 एग्जामिनेशन देयर वाज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंक नोट्स, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब आप देखो, अब क्या दिक्कत है कि आप देख रहे हो कि मैंने जितने पॉइंट लिखे हैं इसमें सारे के सारे में डेटा है। अब आपको ये चीजें याद एक बार में नहीं होंगी, सोच रहे होंगे कि ये तो अभी भैया एक मंथ का, अभी तो 1/4 ही मैंने बनाया है नोट्स, अभी तो ये पूरा मंथ का नहीं है, उसका 6 गुना कर लो। मीन्स कि कितना वास्ट, सॉरी कितना वास्ट डेटा क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो आपको इस चीज़ को रिवाइज करनी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे लगभग डेटा भले ही याद ना हो, बट अब जब एग्जाम में बैठोगे और इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आपने रीडिंग डाला,
सेकंड टाइम आपने अंडरलाइन क्लियर पढ़ लिया कि हाँ भाई इतने, और बोल के पढ़ना है। अगर कोई आपके साथ तैयारी कर रहा हो, सो यू शुड डिस्कस विद देम, राइट। आपको उनके साथ डिस्कस करके पढ़ना है, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें करेंसी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर की, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, तो मैं इस पे थोड़ी वैल्यू कम दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, बट कम दूंगा वैल्यू। अब जो इंपॉर्टेंट लग रहा था मेरे को, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने इसको इधर अच्छे से लिख दिया, इधर अच्छे से लिख दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम में मुझे पढ़ने में आसानी हो। अब फॉर एग्जांपल कि अब ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, कैसे कि आरटीजीएस ट्रांजेक्शन वो लास्ट ईयर से 12% वॉल्यूम में बढ़ गया है, और 17.8% इन वैल्यू में बढ़ गया है। तो इसको भी क्या करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं कहीं भी यहीं पे लिख लूंगा, ठीक है। आरटीजी यहाँ पे लिख दिया आरटीजीएस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम, यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, ठीक है। तो वॉल्यूम कितनी बढ़ी है, 12% से बढ़ी है, और ये बढ़ी है 17.8% से। बस ये याद करने का तरीका हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ डिजिटल पेमेंट से क्वेश्चंस और यूपीआई से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको भी आप नहीं छोड़ सकते हो। तो इसमें क्या करना है कि रिटेल डिजिटल पेमेंट में कितना इंक्रीज हुआ है, 39%। तो यहाँ पे लिख दो डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स कितना इंक्रीज हुआ है, 34.9% इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम से, और वैल्यू से इधर लिख दो जैसे मैंने इसको बनाया है। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो इसको हम बिल्कुल इस तरह से कुछ भी करो, आप अपना ट्रिक लगाओ कि जो आपके बिल्कुल आंखों में बिल्कुल पड़ जाए, जब पलटो तो वो चीज़ें आपको फिर से रिवाइज करने में दोबारा तकलीफ ना हो, ठीक है। अब उसी तरह से हम नेफ्ट का देख लेंगे। इसका बड़ा था कितना, उस तरह से आप रिवाइज करना है कि देखो कैसे कोरिलेट करना है आप इस चीज़ को। अब यहाँ पे आरटीजीएस का मुझे पता चला कि वॉल्यूम वाइज 12% इंक्रीज, वैल्यू वाइज 17.8% इंक्रीज। अब यहीं पे मैंने, यहाँ पे था तो मैंने यहीं पे नेफ्ट को लिख लिया था, ठीक है, कि नेफ्ट का ट्रांजेक्शन कितना बढ़ा है भाई, वॉल्यूम से 32.4% इंक्रीज एंड 13.4% इंक्रीज इन वैल्यू वाइज ऑफ नेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है आपको, को रिलेट करना है एक दूसरे से। वैल्यू ऑफ गोल्ड एसेट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द थिंग हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है डर के मारे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जैसे बहुत सारे लाइक सो मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में वो क्या करते हैं, कोलेबरेशन करते हैं, राइट। तो कोलेबरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसको छोड़ दो, मैं इसको लेता हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक था, अमूल था, और रिच प्लस एक कंपनी थी। तो तीनों ने मिलके क्या किया, एक एमओयू साइन किया है, ठीक है। इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा, एक एमओयू साइन किया है, क्यों साइन किया है। अब ये देखो, अमूल जो है दूध बनाता है, रिच प्लस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड एक कंपनी है। तो रिच प्लस है, तो अब इंडियन ओवरसीज बैंक क्या करेगा, अमूल और रिच प्लस क्या करेगा, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देगा। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक का क्या काम है, तो ये क्रेडिट सप्लाई करे, तो नॉर्मल सी चीज है। तो सो इंडियन ओवरसीज बैंक क्या करेगा, साइन किया है टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन तमिलनाडु। तो ये प्लेस भी याद रखनी है, तमिलनाडु में, ठीक है। कितने पे टारगेट कर रहा है, 1 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स। फिलहाल ये जो रहेगा वो कहाँ पे, तमिलनाडु बेस्ड रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स को ये क्रेडिट सप्लाई कर देगा, उसके बाद ये पैन इंडिया एक्सपेंड करेगा। ये मैंने पढ़ रखा है, इसलिए मुझे ये चीज़ याद है कि इसके बाद बिजनेस और भी आगे इसकी बढ़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया स्लो टू 10.6% फ्रॉम 10%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपॉजिट भी आजकल क्या हो रहा है कि हमारा जो डिपॉजिट है बैंक का, वो नॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, खासकर एसबी डिपॉजिट। अगर मैं बात करूँ 23 की, 24 की, 25 की, ठीक है। आगे आप यहाँ पे एक पॉइंट है, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो 23 में क्या हुआ था कि जो सेविंग डिपॉजिट था टोटल डिपॉजिट का, ठीक है, मैं टोटल आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट, जो एसबी का परसेंटेज था वो कितना था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 2023 में 33% था टोटल डिपॉजिट का, ये घट के 2024 में 30.8% पे आ गया, और अब कितने पे आ गया, 29.1% पे, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है कि इस चीज़ से क्वेश्चन बने, क्योंकि लगातार डिक्रीज हो रहा है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट ग्रोथ की बात हो रही थी, मतलब वाई ओ वाई, ईयर बाई ईयर किसकी ग्रोथ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में ग्रोथ हुआ है 11.7% का, रूरल में
10 पॉइंट। अब मैंने रूरल को मार्क करके रखूंगा क्योंकि हमारा अरबी का एग्जाम दे रहा है, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड रूरल से क्वेश्चन आ सकता है, या तो इसको पहले थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देंगे कि यहाँ पे 10.1% डिपॉजिट ग्रोथ था रूरल में, रूरल साइड में, ठीक है। तो इस तरह से हमको चीज़ों को क्या करनी है, पढ़नी है ना। उसके बाद ये देखो, एमडी सीईओ थे पंजाब सिंध बैंक के, मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ताकि वो आपको दिख जाए। स्वरूप कुमार साहा, एक्सटेंडेड टिल 28 Feb 2027। उसके बाद इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, जो मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल ये बैंक के डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन, आरबीआई के रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये चीज ऐसी है कि इसमें हो सकता है कि डेटा वर्स्ट हो, you may find some some question out of this, because ये काफी इंपॉर्टेंट है और डेटा से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो इन सब चीजों पे हम लोग को गौर ज्यादा ध्यान ज्यादा देना है, ठीक है। सो दोस्तों, ये मेरा बनाया हुआ नोट्स था। उसके बाद मैं इस तरह से क्या करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, किनारे लिख देता हूँ, दोबारा रिवाइज करता हूँ एट द टाइम बिफोर अपियरिंग द एग्जामिनेशन। हालांकि बिफोर बिल्कुल पहले नहीं पढ़ना चाहिए, बस 2 से 3 दिन पहले हालांकि रिवाइज करना जरूरी होता है, हमेशा याद रखो। आप सोच रहे हो कि मतलब एग्जाम है हमारा 20 तारीख को, और मैंने 5 तारीख मतलब 15 दिन गैप दे दिया, छोड़ दिया बिल्कुल, तो आप सब भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको दोबारा रिवाइज करनी ही करनी पड़ेगी, और फास्ट रिवाइज तभी कर पाओगे जब आप शॉर्टकट में कहीं किनारे लिखोगे या हाईलाइट करके लिखोगे, ताकि आप पूरे कॉपी को पढ़ सको एक बार में। नोट्स ऐसे बनाने हैं, ठीक है। किनारे में थोड़ा जगह हमेशा देना, इस तरफ, है ना। किनारे में ये बिल्कुल जगह देना है ताकि वहाँ पे कुछ कुछ मेंशन कर सको, इम्पोर्टेंट चीज़ वही आपको हमेशा याद रहेगी। बीच वाला लिखते लिखते ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये देखो, इन्वेस्टर एजुकेशन, ये चलो छोड़ो, ये चीज़ें तो मैंने बता दी कि कैसे पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल एविडेंस की, मैंने आपको बता दिया कि कितने मंथ का, 6 मंथ का पढ़ना है। सोर्सेज के बारे में बता दिया मैंने कि कहाँ से क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। एंड आपको मैंने अपने नोट्स दिखा दिए कि मैं आप नोट्स कैसे बनाता हूँ और कैसे रिवाइज करता हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल एविडेंस क्वेश्चन। एंड आई गारंटी यू गाइस कि दैट अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो ना, and if you revise it thrice, and then after watching the video of the particular of that month, तो आपकी जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी, एंड यू विल गेट 10+ मार्क। नाउ व्हाई आई एम सेइंग लाइक 10+मार्क, एज पर द लास्ट रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन, 10+ बोल रहा हूँ, दैट डजंट मीन्स कि आपको 10 ही आएंगे, मीन्स कि +15 आराम से आ सकते हैं अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते हो तो। and around 15 marks getting, if you are getting +15 in financial awareness, means you are one of like sound student in financial awareness, means कि आपकी financial awareness की तैयारी बहुत ही बढ़िया हुई है। अगर आप 15 नंबर ला रहे हो, so you are just keeping yourself far ahead than the any other aspirants, right? So this is how I prepared for scale 2 and 3, and in same way that I had make notes of financial awareness each and every year while I was preparing for scale 2 as well as for scale 3, right? So guys, you can follow दिस मेथड also अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और बाकी अगर कोई भी समस्या हो दोस्तों, तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हो। और बाकी मैंने आपको बताया है अभी कि हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज़ रह गई है कि हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, सर्कुलर को कैसे पढ़ना है, साइड से कैसे पढ़ना है, उसमें से मास्टर सर्कुलर में से मेन पॉइंट को कैसे निकालना है जो एग्जाम में आ सकता है, बस चीज़ें वही पढ़नी है, नॉट एवरीथिंग इन द सर्कुलर ऑफ आरबीआई, राइट। तो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है, आपको मैं पहले बता दूँ। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द लास्ट वन इज रिगार्डिंग द वीडियो ऑफ जो हम चर्चा करने वाले थे वो एंड कंप्यूटर है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो कैसे क्रिएट करेगा, विल टॉक इन द लेटर वीडियो।